आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय सुरक्षा और संगठित अपराध के एक बहुत ही उलझे हुए अध्याय की, संतोष झा सिंडिकेट। ये कोई आम गुंडों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे खूंखार नेटवर्क की बात है जिसने बिल्कुल एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम किया और उत्तरी बिहार के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से पंगु बना दिया। तो चलिए इस आपराधिक साम्राज्य के उदय और पतन को बिल्कुल निष्पक्ष होकर करीब से समझते हैं। अब देखिए, जब हम किसी खतरनाक गिरोह के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बस खून खराबा और अंधाधुंध हिंसा, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई हिंसक गिरोह फॉर्च्यून 500 कंपनियों जैसी एचआर नीतियां लागू कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस सिंडिकेट ने सच में ऐसा किया। अपने शूटरों के लिए 10 से 40 हजार रुपए तक की फिक्स मंथली सैलरी, प्रॉपर एक ट्रेनिंग पीरियड, और तो और अपराधियों के परिवारों के लिए बाकायदा लाइफ इंश्योरेंस। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस सिंडिकेट को सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनाता है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? भाग 1, सिंडिकेट की जड़ें। चलिए कहानी के शुरू में चलते हैं उत्तरी बिहार के शिवहर जिले का दोस्तियां गांव। इस सिंडिकेट के जन्म के पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। एक तो सिस्टम की गरीबी और दूसरा एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत अपमान। दरअसल संतोष झा के पिता एक लोकल जमींदार नवल किशोर राय की जीप चलाते थे। अब गरीबी इतनी थी कि संतोष को हरियाणा जाकर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। लेकिन जब उसे वहां पता चला कि उसी जमींदार ने उसके पिता को सरेआम थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया है, तो वो सब कुछ छोड़कर तुरंत वापस लौट आया। यही वो थप्पड़ था, यही वो चिंगारी थी जिसने 2001 में संतोष को माओवादी कमांडर गौरी शंकर झा के गुट में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। भाग 2, विचारधारा से जबरन वसूली तक। शुरुआत में अगर देखें तो संतोष माओवादी विचारधारा के नाम पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसका फोकस बदल गया। विचारधारा पीछे छूट गई और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर टिक गया। 2010 आते आते संतोष ने अपने पुराने माओवादी साथियों से नाता तोड़ लिया और अपनी खुद की एक अलग संस्था बना ली, बिहार पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब इसका मकसद कोई वैचारिक क्रांति लाना नहीं था, बल्कि राज्य में जो सड़क और पुल बन रहे थे ना, उनसे भारी रंगदारी वसूलना था। मतलब ये ग्रुप अब पूरी तरह से एक प्रॉफिट ड्रिवन क्रिमिनल कार्टेल बन चुका था। अपना खौफ और दबदबा बनाने के लिए संतोष झा ने जो तरीके अपनाए वो वाकई बहुत खौफनाक थे। उसने अपनी निजी दुश्मनी को अपराध का चोला पहना दिया। सबसे पहले क्या किया? अपने ही पुराने मेंटर गौरी शंकर झा और उनकी पत्नी की हत्या कर दी, ताकि इलाके में उसे टक्कर देने वाला कोई बचे ही ना। इसके बाद जनवरी 2010 में उसने उसी जमींदार नवल किशोर राय की हत्या कर दी और उसके घर को डायनामाइट से उड़ा दिया। याद है ना, वही जमींदार जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा था। इन घटनाओं ने संतोष झा को उस इलाके में खौफ का दूसरा नाम बना दिया। भाग 3, कॉर्पोरेट क्राइम कार्टेल। अब इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से देखिए। संतोष झा और उसके सबसे भरोसेमंद आदमी मुकेश पाठक ने बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था, बिल्कुल एक कंपनी की तरह। नए लड़कों को 10 से 40 हजार रुपए की फिक्स सैलरी पर रखा जाता था। बाकायदा 1 महीने की हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती थी। जो इस ट्रेनिंग में पास हो जाते, उन्हें 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर छोटे मोटे टास्क दिए जाते थे। और सबसे हैरानी की बात, इन शूटरों को लाइफ इंश्योरेंस तक की सुविधा मिलती थी। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक ऐसा मॉडल था जिसने बेरोजगारी का पूरा फायदा उठाया और उसे एक हिंसक बिजनेस बना दिया। और जैसे हर बड़े कॉरपोरेशन की अपनी एक एग्जीक्यूटिव टीम होती है, इस सिंडिकेट की भी थी। संतोष झा खुद सीईओ था, तो मुकेश पाठक बन गया उसका टेक सेवी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मुकेश का काम था रंगदारी के लिए फोन करना और क्राइम सीन पर पर्चे छोड़ना। इसी टीम में एक और नाम था, पूजा पाठक का, जिसे लोग लेडी डॉन कहते थे। और एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात बताऊं, जब मुकेश और पूजा दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे, तो 2013 में उन्होंने जेल के अंदर ही शादी कर ली। सूत्रों की माने तो तत्कालीन जेलर ने पूजा का कन्यादान तक किया था। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम के अंदर इनकी पैठ कितनी गहरी हो चुकी थी। भाग 4, द हाईवे मर्डर्स। 750 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। समस्तीपुर से दरभंगा तक जो 120 किलोमीटर लंबा हाईवे बन रहा था, ये उसकी कुल लागत थी। और संतोष झा का सिंडिकेट इस पूरे सरकारी प्रोजेक्ट पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था। उनका एकदम साफ उसूल था कि राज्य में कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम बिना उन्हें उनका कट या रंगदारी दिए पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी ने उनकी मांगे मानने से साफ मना कर दिया, तो जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
वो तारीख थी 26 दिसंबर 2015, जिसने पूरे प्रशासन को हिला के रख दिया। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र में जो सड़क बन रही थी, वहां काम देख रहे 2 इंजीनियरों मुकेश कुमार सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह को सरेआम AK-47 राइफलों से भून दिया गया। सिंडिकेट ने करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और हत्या के बाद वो वहीं क्राइम सीन पे पर्चे छोड़कर गए, एकदम साफ मैसेज देने के लिए कि जो उनके रूल्स नहीं मानेगा उसका यही अंजाम होगा। इस डबल मर्डर ने नेशनल लेवल पे सुर्खियां बटोरी और पुलिस को एक बहुत बड़े एक्शन के लिए मजबूर कर दिया। भाग 5 विश्वासघात और कोर्टरूम हत्याकांड। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर क्या होता है जब किसी इतने बड़े आपराधिक साम्राज्य का CEO ही जेल चला जाए? सोचिए, जब किसी भी बड़ी कंपनी का बॉस लंबे समय तक गायब रहे तो नीचे वाले कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं ना? बिल्कुल वही इस गैंग में भी हुआ। जब संतोष झा और मुकेश पाठक जेल पहुंच गए तो दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग यानी पैसों के बंटवारे को लेकर बहुत गहरी दरार आ गई। मुकेश को लगने लगा कि यार उसे उसके काम के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल रहा है, और बस इसी असंतोष ने एक समय के गुरु और चेले को जानी दुश्मन बना दिया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 2014 में संतोष झा को कोलकाता से अरेस्ट किया गया था, जहां वो मजे से एक डॉक्टर का भेष बना के रह रहा था। फिर 2016 में मुकेश पाठक भी झारखंड से पकड़ा गया। मार्च 2018 आते आते अदालत ने दोनों को दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कैच यहां है, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी ये दोनों अपना अपना काम चला रहे थे। बस फर्क ये था कि अब उनका असली टारगेट पुलिस नहीं बल्कि वो एक दूसरे थे। और इस आपसी दुश्मनी का अंजाम बहुत ही भयानक और खूनी रहा। 28 अगस्त 2018 का दिन संतोष झा को बहुत भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, और वहीं कोर्ट परिसर के अंदर ही पहले से घात लगाए बैठे 3 हथियारबंद शूटरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। संतोष झा की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जांच में यह खुलासा हुआ कि इस हत्या की पूरी साजिश मोतिहारी जेल में बैठे उसी के चेले मुकेश पाठक ने रची थी। मतलब एक साम्राज्य का अंत ही दूसरे के उदय की नींव बन गया था। भाग 6 प्रतिशोध का अंतहीन चक्र। क्राइम की दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंसा हमेशा अपने पीछे बदले की एक बहुत लंबी लाइन छोड़ जाती है। 6 मई 2023 की सुबह मोतिहारी में एक ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह की उनकी ही गाड़ी में घेर कर हत्या कर दी गई। शूटर्स ने उन पर 1-2 नहीं, पूरी 19 गोलियां दागी। अब ओम प्रकाश सिंह कोई आम ठेकेदार नहीं थे। पुलिस के सोर्सेज बताते हैं कि वो मुकेश पाठक के बहुत करीबी थे, उसका दाहिना हाथ थे, और उन पर आरोप था कि उन्होंने ही संतोष झा की हत्या के लिए शूटर्स को हथियार दिए थे। इस हत्या के बाद वहां जो पर्चा मिला ना, उसने सारे पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। वो पर्चा संतोष झा गैंग के राज झा नाम के शख्स ने छोड़ा था। उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में धमकी लिखी थी, ओम प्रकाश की हत्या संतोष झा की हत्या का बदला है और यही अंजाम मुकेश पाठक का भी होगा। ये साफ दिखाता है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी बदले की वो आग जरा भी ठंडी नहीं पड़ी है। गुरु और चेले की ये लड़ाई अब सिंडिकेट के बचे हुए गुर्गों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली खूनी संघर्ष में बदल चुकी है। और आखिरकार ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने लाकर छोड़ देती है। क्या सिर्फ किसी गैंग के लीडर को खत्म कर देने से इलाके की सुरक्षा पक्की हो जाती है? हमने इस केस में साफ देखा कि संतोष झा के मारे जाने से अपराध का वो पूरा स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ, बस एक नए लीडर ने उसकी कुर्सी ले ली। हिंसक कॉर्पोरेट सीढ़ी बस अगले शूटर के पास शिफ्ट हो गई। ये केस स्टडी हमें बताती है कि संगठित अपराध से लड़ने का मतलब सिर्फ चंद लोगों को जेल भेजना नहीं है। जब तक वो सिस्टम मौजूद रहेगा जो बेरोजगार युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर करता है, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय सुरक्षा और अपराध से जुड़े ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ बने रहें।